नमस्कार दोस्तों। फसल उत्पादन अथवा फसल रक्षा के कार्यक्रम में या इस कार्यक्रम के दौरान फसल में अपनाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के बारे में निर्णय कैसे लें, इसके बारे में कुछ हम महत्वपूर्ण जानकारी या इसके बारे में कुछ चर्चा करना चाहता हूं। दोस्तों, फसल उत्पादन, फसल रक्षा एवं फसल प्रबंधन में फसल में अपनाई जाने वाली गतिविधियों के बारे में निर्णय लेना एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। इसके बारे में कुछ जानकारी पेश कर रहा हूं। दोस्तों, अधिकांशतः यह देखा गया है कि किसान लोग अपने खेतों के बारे में निर्णय या तो रासायनिक कीटनाशकों के और उर्वरकों के विक्रेताओं के द्वारा अथवा राज्य सरकार के कृषि विभाग के कर्मचारियों के द्वारा अथवा राज्य सरकार में के विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के द्वारा सलाह के आधार पर अपने खेतों में की जाने वाली विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के बारे में जानकारी लेते हैं। यह जानकारी इस तरीके से ली गई जानकारी से एक खास बात यह है कि वे स्वयं निर्णय लेने लायक या निर्णय लेने के लिए सक्षम नहीं बन पाते। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि फसल में अपनाई जाने वाली गतिविधियों के बारे में निर्णय लेने हेतु फसल की सतत निगरानी एवं आकलन कार्यक्रम को लागू करके प्राप्त जानकारी के आधार पर ही निर्णय लेते हैं, जिसके लिए निम्नलिखित चीजों को शामिल करना बहुत आवश्यक है। पहली चीज है ETL, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल, जिसके आधार पर निर्णय लेते हैं। पेस्ट एंड डिफेंडर रेशियो, हानिकारक और लाभदायक जीवों की संख्याओं का अनुपात कितना है। तीसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है एग्रो इकोसिस्टम एनालिसिस, यानी फसल पारिस्थितिक तंत्र का विश्लेषण। इन तीनों चीजों के आधार पर फसल में की जाने वाली क्रियाओं के बारे में जानकारी लेते हैं। ये तीनों फसल में अपनाई जाने वाली गतिविधियों के बारे में निर्णय लेने की विधियां हैं या आधार है। इन विधियों के आधार पर हम निर्णय लेते हैं और इन विधियों में, तीनों में से सबसे अच्छी जो विधि है वो है एग्रो इको सिस्टम एनालिसिस। ऐसा सबसे ज्यादा एक्यूरेट, सही और ठीक ठाक तरीका है जिससे फसल पारिस्थितिक तंत्र का विस्तृत विश्लेषण करने के बाद निम्नलिखित चीजों को शामिल किया जाता है। इन चीजों को शामिल करते हुए फसल पर पड़ने वाले समेकित प्रभाव के आधार पर ही निर्णय लिया जाता है। जैसे फसल पर ETL, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल, यानी वो संख्या, हानिकारक जीवों की वो संख्या या जहां तक हानिकारक जीवों के नियंत्रण की सिफारिश की जा सके, इसके ऊपर सिफारिश नहीं की जा सकती, विच कैन जस्टिफाई द कंट्रोल ऑपरेशन। इसके ऊपर सिर्फ कंट्रोल ऑपरेशन की सिफारिश नहीं की जा सकती है। टू अवॉइड टू रीच द पॉपुलेशन अप टू इकोनॉमिक इंजरी लेवल। सो इस लेवल को, इंजरी लेवल तक ना पहुंचने जाए, उससे पहले ही हम इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल पर हम किसी न किसी चीज का निर्णय ले लेते हैं। और यह चीज अधिकांशतः रासायनिक कीटनाशकों के बारे में लागू होती है। इसी तरीके से पेस्ट एंड डिफेंडर रेशियो, पेस्ट यानी हानिकारक, डिफेंडर माने लाभदायक, यानी खेतों में जो लाभदायक जीव पाए जाते हैं उनकी संख्या
और जो हानिकारक जीव पाए जाते हैं उनकी संख्या, दोनों की रेशियो क्या है, कई चीज़ों में ये चीज़ लागू होती है और फायदेमंद होती है। लेकिन सब चीज़ें, दोनों चीज़ें हर जगह हर केस में फायदेमंद नहीं होती हैं और लागू भी नहीं होती, क्योंकि ईटीएल भी कई जगह बदल जाता है। एक ही फसल में ईटीएल स्टेजेस के अनुसार भी बदल सकता है, या फसल बदलने से भी ईटीएल, एक ही पेस्ट का ईटीएल अलग अलग हो सकता है। अतः जो तीसरा तरीका निकाला गया है वो है एग्रो इकोसिस्टम एनालिसिस का। ये एग्रो इकोसिस्टम एनालिसिस एक ऐसा तरीका है जिसमें ईटीएल, पेस्ट एंड डिफेंडर रेशियो, बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स, इसके साथ साथ अन्य चीजें जैसे फसल पारिस्थितिक तंत्र की वास्तविकता या जरूरतें क्या हैं इस समय, क्या उसको पानी की जरूरत है, क्या उसको खाद की जरूरत है, क्या उसमें निकाई गुड़ाई की जरूरत है, उसमें किस चीज की जरूरत है, इस चीजों को भी कंसीडर करते हैं। आर्थिक, सामाजिक और प्राकृतिक आवश्यकताओं के आधार पर निर्णय लेते हैं। फसल में पाए जाने वाले विधियों और विचारधाराओं के आधार पर, कौन सी विधि आप अपना रहे हैं, उसकी क्या विचार, किस काम के लिए आप कर रहे हैं, प्रकृति में चल रही वनस्पति संरक्षण या वनस्पति उत्पादन या फसल उत्पादन की व्यवस्था के आधार पर भी निर्णय लेते हैं। फसलों में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की क्षमताओं के आधार पर विभिन्न प्रकार की कैपेसिटीज पाई जाती हैं फसल में। जैसे फसल के पास आवश्यकता से अधिक हरित भाग होता है, उनके अंदर काफी हद तक एडवर्स कंडीशंस को टॉलरेट करने की क्षमता होती है। इसी तरीके से अगर कुछ हद तक पेस्ट का नुकसान भी होता है तो कुछ हद तक वो उनके लॉस को कंपनसेट कर सकती है। इस तरीके से कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको आधार पर हम निर्णय लेते हैं और इनको भी फसल पारिस्थितिक तंत्र विश्लेषण में शामिल कर सकते हैं। फसल पारिस्थितिक तंत्र में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के हानिकारक जीवों के द्वारा होने वाले सामूहिक नुकसान के आधार पर, जिनको वैज्ञानिक भाषा में पेस्ट रिस्क एनालिसिस या PRA भी कहते हैं, इसके आधार पर इसको भी सम्मिलित किया जाता है। ईटीएल को हमने आपको पहले बताया हुआ है कि पेस्ट की वह कम से कम संख्या या पॉपुलेशन जिसके द्वारा होने वाले सामूहिक आर्थिक नुकसान पर कंट्रोल मेजर, विशेष तौर से रासायनिक कीटनाशकों के उपयोग को अपनाने के लिए जस्टिफाई करती है, ईटीएल कहलाती है, जिससे पेस्ट की संख्या को इकोनॉमिक इंजरी लेवल के नीचे सीमित रखा जा सके। पेस्ट एंड डिफेंडर रेशियो के आधार पर, जैसा पहले बताया, एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और अंतिम चीज ये है कि अतीत के अनुभव, वर्तमान की चुनौतियां, पारिस्थितिक तंत्र की आवश्यकता के अनुसार फसल उत्पादन एवं फसल रक्षा हेतु खेतों में अपनाई जाने वाली गतिविधियों के विषय में निर्णय लेना चाहिए। इसके लिए कृषकों को सक्षम बनाना चाहिए। आईपीएम कार्यक्रम की प्रमुख गतिविधि या आवश्यकता है इसको सक्षम बनाना, जिसके लिए कृषकों को संपूर्ण फसल अवधि के प्रशिक्षण देना चाहिए। जैसे फसल में आईपीएम, फार्मर्स फील्ड स्कूल प्रोग्राम या सीजन लॉन्ग ट्रेनिंग प्रोग्राम लागू करके, ऑपरेशन करके उनको इस प्रकार की जानकारी या उनको प्रशिक्षित करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।